यूपी की खबरों में आपका स्वागत है। लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, सीधे रुख करेंगे अब खबरों की ओर। बात करेंगे सबसे पहले आज अलीगढ़ की। अलीगढ़ में बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी घोषित किए गए शहर विधानसभा की डॉक्टर मेराज ने बहुजन समाज पार्टी के मुख्य सेक्टर प्रभारी सूरज सिंह व मुनखाद अली पर गंभीर आरोप लगाए। जिला अध्यक्ष रतनदीप पर फोन पर पद न लिखने का भी दबाव बनाने का उन्होंने आरोप लगाया है। अलीगढ़ के बहुजन समाज पार्टी ने 2019 में शहर विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किए गए डॉक्टर मेराज अली पर काफी गंभीर आरोप लगे। उनका कहना है कि टिकट घोषित करने के दौरान बहन मायावती जी के द्वारा उनसे टेबल पर बुलाकर 35 लाख रुपए लिए गए। मुझसे असल में मुझे ये लगा कि चलिए एक मुस्लिम नेता भी है हमारे सब लोग हैं, रिश्तेदार भी हैं, तो हमें जो है कुछ ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन बाबू मुनखाद अली ने हमें ऐसा कोई हमारा साथ नहीं दिया। हमारे से जो भी कुछ जमा कराने की बात थी वो हमारा चलता रहा। तो लगभग कितना पैसा आपसे अब तक जा चुका? अब मेरा पैसा तो इसमें करीब 80-90 हज़ार रुपये के आसपास, 80-90 लाख रुपये करीब मेरा इसमें खर्चा अब तक आ चुका है। जो 35 लाख रुपए तो मैंने बहन जी को दिया, मुझ पर दिया टेबल पे, और करीब 14 से 15 लाख रुपये मेरे बहन जी के जन्मदिन पे, 4 जन्मदिन मैंने मनाए बहन जी के, उसमें सब में मैंने सहयोग किया। और जितने भी अखबार में जो भी हमारा होता था, जो भी कंट्रीब्यूशन होता था केक में और अखबार में फ़ोटोग्राफी कराना या उसमें ऐड देना, वो सब हम करते रहे बराबर। देखिए, चुनावी वर्ष है 2022 अभी आने वाला है और लगातार पार्टी अब प्रत्याशियों का चयन कर रही है। जब से मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ तब से मेराज साहब ने कोई आवेदन नहीं दिया अभी तक पार्टी में टिकट के लिए, और उन्होंने कोई भी जो वो कह रहे होंगे कि मैं टिकट का दावेदार हूँ, तो ऐसा कोई भी टिकट की दावेदारी उनकी है नहीं। और माननीय बहन जी टिकट फाइनल करती हैं, अभी कोई टिकट किसी का फाइनल नहीं है। अगर वो टिकट मांगेंगे तो हम उनको दे सकते हैं। सर, उनका आरोप है सीधे कि बहन जी को उन्होंने 35 लाख रुपए टेबल पे दिया था जाकर के, जिसमें सूरज सिंह कोऑर्डिनेटर और साथ में जो आपके दूसरे कोऑर्डिनेटर हैं वो दोनों गए थे। तो पिछले साल से मैं जिलाध्यक्ष हूँ और लगभग सब। तो उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न योजनाओं को क्षेत्र पर धरातल पर उतारने के लिए ब्लॉक परिसर में खंड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी व अनधिकारियों की तैनाती की गई। लेकिन अमेठी जिले के विकास खंड बाजार, शुल्क बाजार में इन्हीं ब्लॉक अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि ब्लॉक परिसर में महत्वपूर्ण अभिलेख व मतपेटियों, लंबी समय से स्टोर रूम भी दरवाजे टूटे होने के बाद भी खुले में पड़े हुए हैं। किसी भी प्रकार की यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। जिम्मेदार अधिकारी भी ऐसे महत्वपूर्ण अभिलेख मतपेटियों से आंख बंद किए हुए हैं। तो अमरोहा में गढ़ ब्रिज घाट का जाम अलीपुर चौपाल चौकी तक पहुंचने की खबर सामने आई है। 15 घंटे से लगातार हाईवे 9 पर जाम की स्थिति बरकरार रही। भैया दूज के त्योहार की वापसी को लेकर पूरे दिन जाम की स्थिति बनी रही। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि पहली बार 15 घंटे का लंबा जाम देखने को मिला। जाम के चलते हाईवे पर कई जगह एक्सीडेंट भी हुए। चौपला चौकी पर भी गाड़ियों की भीड़ देखने को मिली। तो जैसा कि 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश में जनसभाएं करने के लिए चालू हो गई है। अपने पूरे दमखम के साथ क्षेत्र में अपने समर्थकों के साथ पूरी मजबूती के साथ ये सभी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और जनता के बीच बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। जनता को अलग अलग बयानों के माध्यम से अपने अपने वोटों को पक्का करने में जुटे हुए हैं। हमारे अयोध्या जिला संवाददाता रमेश पांडे ने रुदौली विधानसभा पहुंचकर जनता का हाल जाना और अपने आने वाले 2022 चुनाव में जनता इस बार किसकी सरकार बन रही है या किसकी नहीं, ये भी देखने की उन्होंने कोशिश की है। देखिए जीरो ग्राउंड से जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट। 2022 का चुनाव नजदीक आ गया है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं और क्षेत्र के लोगों को लुभावना दे रही हैं। ऐसे में हम रुदौली विधानसभा के मुजफ्फरपुर में पहुंचे हुए हैं। यहाँ हम लोगों से जानेंगे भी कि इस बार वो किसको विधायक बनाना चाहेंगे। ऐसे में ग्रामीण भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम भाई साहब? संतोष कुमार।
2022 का चुनाव नजदीक आ गया है, इस बार आप विधायक किसको बनाएंगे? विधायक जैसा कि पिछले 20 से 25 वर्षों में देखा गया है कि हमारे रुदौली क्षेत्र में विकास के नाम पर कोई कार्य लगभग नहीं हुए। मैं जहां तक मुजफ्फरपुर का निवासी हूं, तो मेरा मानना है कि मेरे गांव में NH 27 से लेकर गौरिया मऊ संपर्क मार्ग को जोड़ने वाली सड़क जो पिछले 25 वर्षों से कोई भी नेता या सांसद, विधायक, मंत्री नहीं देखने आया है और विकास की अनदेखी की गई है। इसलिए इस बार इन सभी का विरोध किया जाएगा और क्षेत्र के प्रतिष्ठित समाज सेवी विनोद सिंह के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव में हर संभव मदद का प्रयास करेंगे। आपके यहाँ क्षेत्रीय विधायक कौन है? रामचंद्र यादव। तो विधायक जी ने आपके यहाँ विकास नहीं किया? हमारे यहाँ कोई भी विकास नहीं किया। पिछले 10 सालों में एक भी पैसे का विकास माननीय विधायक के द्वारा नहीं किया गया। जी जी। तो जैसा कि ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ के विधायक माननीय जो है रामचंद्र यादव जी हैं, लेकिन विकास की बात किया जाए तो विकास उनके द्वारा नहीं कराया गया है, इसलिए जनता ग्रामीण है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है साहब? आदेश पाठक। तो 2022 का चुनाव नजदीक आ गया है, इस बार आप किसको विधायक बनाएंगे? इस बार विनोद सिंह जी विधायक बनेंगे। वजह क्या है? वो समाज सेवी भी हैं और सबके साथ चलते हैं, रहते हैं। वो हमारे यहाँ ग्राम मुजफ्फरपुर में कई बार आ चुके हैं। आज तक विधायक माननीय रामचंद्र यादव जी विधायक बनने के बाद एक भी बार ग्राम मुजफ्फरपुर में नहीं आए हैं और ना ही कोई विकास का कार्य किया उन्होंने। तो इस बार विधायक आप किसको बनाएंगे? इस बार विधायक हमारे यहाँ विनोद सिंह जी बनेंगे। इस बार आप विधायक जो है विनोद सिंह को बनाएंगे? जी हाँ जी। क्यों, सपा से तो रुश्दी मियाँ भी हैं? हाँ, सपा से रुश्दी मियाँ हैं, लेकिन हम लोग इस बार क्योंकि जो ग्राम मुजफ्फरपुर से मेन हाईवे से रोड गौरिया मऊ तक जाती है, कई बार एप्लीकेशन द्वारा वीडियो को सूचित किया गया, ग्राम विकास अधिकारियों को इसको अवगत भी कराया गया, लेकिन अभी तक उसका निर्माण नहीं हुआ। 35 वर्षों पहले बताया जाता है, हमारी उम्र तो इतनी है नहीं, लेकिन 35 वर्षों पहले इसका निर्माण कराया गया था, वो भी खड़ंजा करवाया गया था। लेकिन अभी तक की स्थिति ये है कि ये पूरा जर्जर हो चुका है, जो कि आने जाने वालों के लिए दुर्घटना का केंद्र भी है। तो जो भी इसका निर्माण कराएगा या जो भी इसके लिए खड़ा होगा, हम तो उसके साथ हैं। आपके यहाँ विधायक कौन है वर्तमान? श्री रामचंद्र यादव जी। कितने साल से विधायक हैं? ये करीबन 10 वर्षों से विधायक हैं। इस बार तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे ये। तो आपके विधानसभा में विधायक जी का आना जाना होता है? नहीं, बहुत खास मौकों पर ही उनका आना जाना होता है जी। बाकी इस विकास के रिगार्डिंग उनका कभी देखा नहीं गया उनको। जी। क्यों, सपा से तो रुश्दी मियाँ भी हैं? हाँ, सपा से रुश्दी मियाँ हैं, लेकिन हम लोग इस बार विनोद सिंह जी के साथ ही रहेंगे। ऐसे में इस बार आप विधायक किसको बनाएंगे? हम इस समय समाज सेवी और उद्योगपति विनोद सिंह को बनवाएंगे। वजह क्या है? वजह क्या है कि हाँ, हम 30 साल हमारी उम्र हो गई, हम देखते देखते परेशान हो गए कि अभी तक हमारे गांव में नाली नहीं बन पाई है। सब बसपा को देखा, सपा को देखा, भाजपा को देखा, दो दो बार सपा को देखा, बीएसपी को भी मौका दिया, किसी से हमें उम्मीद ही नहीं। जिससे उम्मीद थी सब गड्ढे में मिल गई। हमारे घर मौजूदा विधायक कौन इस समय? रामचंद्र यादव हैं, लेकिन उनसे कोई भी उम्मीद नहीं विकास की। जी, उन्होंने विकास कार्य नहीं करवाया। कोई भी नहीं विकास कार्य। तो इस बार विधायक किसको बनाएंगे? भाई इस समय सिर्फ विनोद सिंह। इस बार आप किसको विधायक? देखिए, विधायक बनाना ना बनाना तो हमको मत देने का अधिकार है। जिसको जनता ज़्यादा लाइक करेगी वो ज़्यादा मिल जाएंगे, हैं? तो वो विधायक बन गया। अब जैसे लमसम 10 साल से, लगभग 10 साल से रामचंद्र यादव जी बीजेपी से विधायक हैं। हमारे मुजफ्फरपुर गांव में कहीं एक भी पैसे का कोई कार्य नहीं वो विधायक इससे। मान लीजिए ये NH हाईवे है, यहाँ से गांव चले जाइए, गौरिया में होते हुए रुदौली को जो रोड गई है, कहीं कहीं खड़ंजा ही उखड़ गया है पूरा। और उससे पहले पूर्व विधायक अब्बास अली जैदी जी, वो भी 10 साल थे विधायक, लेकिन कोई कार्य इस गांव में कराया ही नहीं। तो जब हमको विधायक चेंज करना है, बनाना ही है, तो चेहरे पर चुनाव होगा।
पार्टी लेवल चुनाव नहीं हुआ। हमारे गांव में ये युवाओं के अंदर एक उत्साह जागे कि अब से विनोद सिंह निर्दल लड़े या किसी पार्टी से, अब से उनको वोट दिया जाएगा। जी हाँ, वो विधायक हैं, ठीक है, अच्छी बात है, सम्मान है, उनका स्वागत है, लेकिन जब कोई कार्य नहीं, कोई विकास नहीं, तो इससे क्या मतलब विधायक बनने। शुभ नाम क्या आपका? जी वीरेंद्र मिश्रा। कौन सा गांव है? मुजफ्फरपुर हमारा गांव है। वर्तमान विधायक कौन है? रामचंद्र यादव जी। जी तो ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना है कि रुदौली विधानसभा में 10 साल से रामचंद्र यादव जी विधायक रहे हैं, लेकिन जो गांव की जनता है वो नाराज इस वजह से है कि गांव में विकास नहीं हुआ। एक ऐसे में हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम भाई साहब? उदय भान नाम है मेरा। 2022 का चुनाव नजदीक आ गया है, इस बार आप अपने क्षेत्र से किसको विधायक बनाएंगे? ये विनोद सिंह के लिए प्रयास किया जा रहा है, हम तो अपना मत दे सकते हैं, बाकी तय करना लोगों के ऊपर है, और बाकी इस बार वोट विकास के लिए होगा। तो बिजनौर में पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ शिकंजा कसा है। जंगल में चोरी छिपे बन रही थी यहाँ पर जहरीली शराब। पुलिस ने एक शराब माफियाओं को भी गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने 1250 लीटर लहन और 45 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की। ये पूरा मामला थाना नगीना देहात के केंचो इलाके का बताया गया। अवैध शराब के निर्माण निष्कर्षण के विरुद्ध पुलिस द्वारा कल सघन अभियान चलाया गया। इसमें नगीना देहात के ढकिया गांव में पुलिस ने छापा मारा। एक भट्टी पकड़ी गई, इसमें हजारों लीटर लहन और शराब पकड़ी गई है। राजेंद्र नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जो अभियुक्त फरार हो गए हैं, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे जनपद में अफजलगढ़, रेहड़ और बढ़ापुर क्षेत्र में भी इसका अभियान चलाया जा रहा है। तो बस्ती जिले में 13 नवंबर से शुरू होने वाले सांसद खेल महाकुंभ को लेकर आज जिले के दर्जनों विद्यालयों के बच्चों के जरिए जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री और बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी का कहना है कि सांसद खेल महाकुंभ के प्रति जागरूक करने को लेकर आज जिले के कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा रैली निकाली गई थी। लोगों के बीच लाई जाए इस दृष्टि से कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। खेल महाकुंभ में कितने खेल हैं और लगभग कितने खिलाड़ियों के शामिल होने की संभावना? सभी प्रकार की गतिविधियों को अगर मिला लिया जाए तो 45,000 लोग भाग ले रहे हैं। खेल में लगभग 14 से 15,000 लोग भाग ले रहे हैं। इसके अलावा हमने निबंध प्रतियोगिता कराई है, उसमें 20,000 लोग भाग लिए हैं। चित्रकला प्रतियोगिता हो रही है, उसमें 7,000 लोगों ने भाग लिया। फिर डांस प्रतियोगिता हो रही है, भाषण प्रतियोगिता हो रही है और गीत और काव्य प्रतियोगिता हो रही है। तो सभी प्रकार की प्रतियोगिताएं और सभी प्रकार के कार्यक्रमों में जो लोग भाग ले रहे हैं उसमें लगभग 45,000 के आसपास लोग भाग। तो फर्रुखाबाद में जेल में हुए बवाल के बाद अब कैदी की गोली लगने से मौत का मामला सामने आया है। कैदी ने जेल अधीक्षक पर गोली मारने का आरोप लगाया। 8 बजे लोहिया गया कि ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई। जिला प्रशासन ने कैदी का देर रात पोस्टमार्टम भी कराया। पूरा मामला हम आपको ये फर्रुखाबाद से बता रहे हैं। फर्रुखाबाद में जेल में हुए बवाल के बाद कैदी की गोली लगने की वजह से मौत हो गई। परिजन अपनी मांगों को लेकर हालांकि यहाँ पर जिद पे भी अड़े रहे। जब मुझे खबर मिली 6 बजे, सर मैं 8 बजे लोहिया गया, लोहिया से बॉडी निकली हमारे लिए कि ये कहा गया पोस्टमार्टम के लिए जाएगी बॉडी। बॉडी रात के 11 बजे गए, मैं पोस्टमार्टम घर में बैठा रहा। बैठने के बाद में हमें कोई बॉडी नहीं गई। जब मैं रात को, मेरे पास कोई वाहन नहीं, मैं पैदल चल के बस अड्डे आया। बस अड्डे से बस पकड़ के मैं रात के 12:30 बजे आया जैनापुर अपने गांव में। तब मेरे पास पुलिस वालों का कॉल आया कि उसकी आप दाह संस्कार के लिए आए। जब हम दाह संस्कार के लिए वो उसके पोस्टमार्टम होगा, जब मैं पहुंचा वहाँ 1:30 बजे रात के, पुलिस ने मुझे प्रोटेक्शन दिया, अपनी 2 गाड़ी भेजी। तो गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में एक होटल के अंदर युवक का शव पंखे से लटकता हुआ मिला। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। होटल के कमरे से बियर की खाली बोतलें भी मिली है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुन गुल्लू भाई, एक बात बताना भूल गया था यार। तेरे पूजा वूजा इन सब के पैसे जो ज्योति पर रखे थे
उस बेचारी ने तुम सबको बिना बताए मेरा कर्जा निपटारा कर दिया। तो बता रहा हूँ, उससे बोलने की मेरी हिम्मत थी नहीं। देख लेना उसे, है ना। अब तो वो ज्योति है, पापा से दियो और पापा और मम्मी का ध्यान रखियो। यारी दोस्ती में ज़्यादा गौर मत दियो। अगर किसी में गौर दियो तेरे काम 2 ही बंदे आएंगे बस। विजय अपना याद रखियो। तो गोरखपुर के मोहम्मदीपुर के टाइमनियर अस्पताल के संचालक डॉक्टर शशिकांत दीक्षित को एक बदमाश के जरिए 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई और रुपए ना मिलने पर पूरे परिवार को जान से मारने की भी धमकी दी गई। मोबाइल नंबर के आधार पर शशांक मिश्रा नाम के एक युवक के खिलाफ डॉक्टर ने कैंट थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुट गई है। थाना कैंट क्षेत्र में कल रात्रि में एक डॉक्टर साहब ने पुलिस को सूचना दी कि उनसे फोन करके एक युवक ने 2 करोड़ की रंगदारी मांगी है। इस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, उनसे तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज करवाया है। जो प्राथमिक जांच है उसमें पता चला है कि दोनों पक्ष एक दूसरे से परिचित हैं पूर्व से, और एक मरीज की मौत को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों में मुकदमेबाजी भी चल रही है। इसी क्रम में कल दोनों पक्षों की बातचीत हुई है फोन पर, और क्या बात हुई है इस पर पुलिस जांच कर आगे कार्यवाही कर रही है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और आगे कार्यवाही की जा रही है। ये एक लोकल यहाँ के हैं, कुछ क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोग हैं, एक शशांक मिश्रा करके। उनके नंबर से जो है कल मेरे पास 5:41 पे और 5:44 पे फ़ोन आया, जिसमें उन्होंने काफ़ी गाली गलौज करते हुए मुझसे कहा कि 12 बजे रात तक अगर 2 करोड़ रुपए मैं नहीं दूंगा तो अंजाम भुगतने की धमकी दी उन्होंने। तो मैंने तो तत्काल एसएसपी साहब को और सबको सूचना दी, तो सारी पुलिस फोर्स मौके पर आ गई और रात भर हमारे यहाँ पुलिस की सुरक्षा भी रही। तो दतिया से पन्ना जा रहे कार सवार जैसे ही मऊरानीपुर के आगे पहुंचे तभी राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी खजुराहो पर बड़ा गांव के पास सामने आ रही बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार अजय श्रीवास सहित एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर में दबंगों के जरिए महिलाओं के साथ सरेआम मारपीट करने का मामला सामने आया। मारपीट का वीडियो हालांकि सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि युवक महिलाओं से हाथापाई करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद पीड़ित महिला ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। साथ ही पुलिस के जरिए कोई भी एक्शन न लेने पर पीड़ित महिला ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। ये पूरा मामला मंगलपुर थाना क्षेत्र के जरहुली गांव का बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे राजधानी यानी कि लखनऊ की। यहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव मिन्हास खान ने 2022 का चुनाव मुद्दे लोकमत से बात करते हुए कहा है कि पेट्रोल और डीजल को लेकर सरकार जनता को बेवकूफ बना रही है। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, उनके लड़ने से हमारी पार्टी को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और क्या कुछ कहा है उन्हें आइए आपको सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी के लिए क्या फैक्टर बन सकते हैं असदुद्दीन? नहीं, मेरी समझ से तो कोई फैक्टर नहीं है। ये लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का हक है, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, वो चुनाव लड़ें। इससे पहले भी डॉक्टर अयूब साहब चुनाव लड़े, उनके 4 विधायक जीते, उलमा काउंसिल भी चुनाव लड़ती है। सबकी अलग पार्टियां हैं, सबके अपने मुद्दे हैं। हमारा जो मुद्दा है हम उस मुद्दे के साथ चुनाव पे जाएंगे। आपने सुना कि युवा नेता 2022 को लेकर अपने मुद्दे को लेकर लड़ना चाहते हैं। वहीं योगी जी का दावा है कि हमारी 5 साल सरकार में बेमिसाल रहा है। अब देखना है कि 2022 के चुनाव में कौन ताज पहनता है। फैसल खान, लोकमंच न्यूज़, लखनऊ से। आइए आज बात करते हैं समाजवादी पार्टी के युवा नेता मिन्हास खान से, जो कि गाजीपुर के रहने वाले हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि 2022 के चुनाव में इनकी पार्टी किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ना चाहती है। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अभी भी दिवाली का त्यौहार गुजरा है, उसके लिए आपको और तमाम प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, हमारी पार्टी का और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है। जो हम सरकार में थे तो जो हमने काम किया था जनता के लिए, और हमारा फिर मुद्दा काम ही है। हम जब सरकार में थे तो मेट्रो का काम किया था, हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 बनाए, हमने पुलिस को हाईटेक करने के लिए डायल 100 बनाया,
हम अच्छी सड़कें, हिंदुस्तान के सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे हमारी सरकार ने बना के दिखाया। हमने किसानों के लिए किसान के गन्नों के मूल्य बढ़ाने के काम किए थे। हमने महिला सुरक्षा पे काम किया था, युवाओं के लिए रोज़गार पैदा किए थे, हम बेरोज़गारों को भत्ता देते थे। यहाँ तक कि हम जो वृद्ध औरतें थीं और जो विधवा थीं उनको भी पेंशन देने का काम किसी ने किया था, वो समाजवादी सरकार ने किया था। हम फिर उसी मुद्दे को लेके जनता के बीच में आएंगे, क्योंकि जनता का काम हमारे लिए सर्वोपरि है। योगी जी की सरकार का कहना है कि 5 साल बेमिसाल, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? योगी जी की सरकार तो 5 साल बेमिसाल है। वो इसलिए उनका बेमिसाल है कि वो हिंदुस्तान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना मुकदमा खुद वापस लिया। उनका बेमिसाल काम ये है कि उन्होंने अपने उप मुख्यमंत्रियों के मुकदमे वापस लिए। उनका काम बेमिसाल इसलिए है कि हाथरस में एक लड़की की हत्या हो जाती है, उसके शव को उसके परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं दिया जाता है और पुलिस रात के 2:30 बजे उसके ऊपर पेट्रोल डाल के उसको जला देती है। ये काम तो बेमिसाल हैं। उनका काम बेमिसाल इसलिए भी है कि उनकी सरकार का एक मंत्री, उसका बेटा किसानों को कुचल देता है और उसके ऊपर सरकार FIR दर्ज नहीं करती है। ये काम बेमिसाल हैं। योगी जी के बुलडोजर अभियान के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनका बुलडोज़र अभियान तो तब सक्सेस होता कि बुलडोज़र मुजरिमों पे चलते, आम लोगों पे ना चलते। और हमें बुलडोज़र चलाने वाला ने लैपटॉप चलाने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। हमें अखिलेश यादव जैसा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री चाहिए इस प्रदेश की जनता को। केंद्र सरकार ने जो डीजल और पेट्रोल के दाम घटाए हैं, एक्साइज ड्यूटी कम की है, क्या जनता को इससे राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये जनता की राहत के लिए नहीं है। ये उपचुनाव हारे हैं हर जगह, तो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो लखनऊ के इंटौजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जमीन पर कब्जे को लेकर परिवार में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। परिवार की नहीं सुनी जा रही है, जिसके बाद पीड़ित कमिश्नरेट ऑफिस पहुंच गए। पीड़ित अर्चना यादव की दुकान के सामने जमीन पर उनके चाचा ने कब्जा करने की कोशिश की और जब रोका गया तो पूरे परिवार की पिटाई कर डाली। अगली खबर मेरठ से। मेरठ के मुंडाला थाना क्षेत्र के सिसरौली गांव में यहां पर रहने वाली वीर सिंह टैक्सी चलाते हैं और खेती भी करते हैं। वीर सिंह के 4 बच्चे हैं। उनका सबसे छोटा बेटा 5 साल का भानु प्रताप रविवार को घर से के बाहर खेल रहा था, लेकिन काफी देर बाद वो जब घर पर नहीं लौटा तो परिजनों ने भानु प्रताप को काफी तलाशने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ भी सुराग नहीं मिला। देर शाम तक भी भानु प्रताप का कुछ नहीं पता चलने के बाद परिजनों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। क्षेत्र मुंडाली के सिसौली ग्राम में एक 5 साल का बच्चा है जिसका जो गर्दन है वो धारदार हथियार से ऐसा है कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि वो काट के हत्या की गई है। शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चे भिजवाया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो बॉडी है वो परिजनों के ही घेर में मिली है। तो मौके पे फील्ड यूनिट आई थी, डॉग स्क्वाड आई थी। अन्य अधिकारियों के द्वारा भी घटनास्थल का मौका मुआयना कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। तो मेरठ के शालीम 45 मोहल्ला जेर माजिद अपनी बेटी की शादी आगामी 12 नवंबर को देने वाले दहेज के सामान के लिए बेटी की ससुराल जा रही थी, लेकिन तभी हादसे में उनकी मौत हो गई। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला। हादसे के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लिया और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। यहाँ पर मालूम हुआ एक्सपायर हो गया हमारे भाई के साथ मिलना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, बच्चे की शादी हो रहा था, अब क्या बता सकते हैं। आपके बेटी की शादी भी थी ना? तो मेरी बेटी, उसकी बेटी की शादी थी जो 12 तारीख थी। उसी का दहेज के सामान लेके मैं जा रहे थे और रास्ते में वो विक्रम के देख कौन सा हमें मालूम था। मिर्जापुर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अरौरा थाना अंतर्गत चित विश्राम तिराहे के पास हुआ है हादसा। ब्रेकिंग होने की वजह से ट्रक से टकराई एम्बुलेंस। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। वाराणसी से सिंगरौली की ओर जा रही थी एम्बुलेंस। तो प्रतापगढ़ में दिन दहाड़े 8,50,000 की लूट करने का मामला सामने आया, जहां पुलिस ने 4 बाइक सवार अज्ञात नकाबपोश लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। रेडिशन कैश मैनेजमेंट कंपनी के CEO हिमांशु दुबे से लूट की गई है। ई-कॉम एक्सप्रेस के ऑफिस के
कैश लेकर बैंक वो जमा करने के लिए जा रहे थे, तभी पीछे से आ रहे असलाहाधारी अज्ञात बाइक सवार लुटेरों ने हिमांशु के सर पर वार कर लहूलुहान कर दिया। इको एक्सप्रेस कुरियर कंपनी का कर्मचारी हिमांशु दुबे था, जो मोटरसाइकिल से कैश लेकर के बैग में जा रहा था। इनका आरोप है कि कुछ बदमाशों ने इनके सिर पर चोट मार करके उसे लूट लिया है और लेकर के चले गए हैं। इसकी तफ्तीश की जा रही है। जांच के बाद जो तथ्य प्रकाश में आता है उसके आधार पर कार्रवाई। गिरफ्तारी के लिए कितनी टीमें लगाई गई? अभी इसमें जांच चल रही है और अलग अलग टीमें लगाई गई हैं, तो प्रयास जारी है। मैं रेडिएंट गैस मैनेजमेंट से सीई हूँ। मैं ईकॉम एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड का कैश पिकअप करके पंजाब नेशनल बैंक में जमा करने के लिए जा रहा था। वहाँ से निकला, करीब 1 किलोमीटर पहुँचा ही था कि 2 लोग बाइक से आए, जिसमें 4 लोग थे, एक बाइक पर 2 लोग, और फायरिंग करने लगे। उनसे छीना झपटी किए और जो बंदूक लिए थे उससे मुझे मारने लगे। पहले हेलमेट में मारा, फिर सर में मारा और छीन के बैग भाग गए। कितना कैश था? 8.5 लाख। ये कहाँ भी घटना हुई? सर कटरा में हुई, कौन सी जगह सर नहीं जानते। वहाँ पे उड़ान ऑफिस है, उसके पहले हुई है। कितने लोग थे आप लोग? 4 लोग। हम अकेले थे। आप अकेले थे? तो श्रावस्ती में जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान हुई मौत के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि इस घटना के बाद परिजनों ने हाई वोल्टेज अस्पताल में ड्रामा भी किया। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हाथरस की। हाथरस में खाद की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन किसानों के बीच झगड़े होने की खबर सामने आ रही है। हाथरस के कस्बा सिकंदरारू मऊ में सैकड़ों की संख्या में किसानों की भीड़ लगी, जिसमें महिला अपने घरों का काम छोड़कर सुबह 3 बजे से खाद लेने के लिए किसान सेवा केंद्र पर खड़ी हुई थी। कितने बजे से लाइन में लग रही है यहाँ? 5 बजे आए। सुबह 5 बजे से लाइन में लग रही है। दुकान कितने बजे खुलेगी कुछ मालूम है? 10 बजे। तो डीएपी मिल रही नहीं है? खाते कितना लग रही है? खाद नहीं मिल रही है? खाद नहीं मिल रही है? हाँ मिल रही है। कितने बजे से लाइन में लग रहे हो? 3 बजे से लगी रही। सुबह के 3 बजे से? और खाद नहीं मिल रही है। हाँ। कितने दिन वापस लौट गए यहाँ से? बहुत जल्दी लौट गए, जल्दी। अच्छा। हाँ। तुम नहीं रही है, ये भी क्या करे, मरे जा रही। तुम क्या पोत लौट गए हो यहाँ से? 5-6 बार लौट गए। क्या बार लौट गए? 2 बार लौट गए। अच्छा, 2 बार लौटे, खाद ना मिली पर? हाँ मिली। डीएपी लेने आए हो? एनपी मिल रही है। एनपी कितने की है वो? 1450 की। यहाँ 1450 ही दे रहे हैं। और रेट क्या है उस पर? 918 रुपए का रेट है। 1455 की यहाँ दे रहे हैं। तो इस बात की कही नहीं इनसे, इतना महंगा क्यों दे रहे हैं? तो आगरा में जहरीली हवा से लोगों को परेशानी हो रही है। बुजुर्ग और छोटे बच्चों को जहां ज्यादा खतरा है। दीपावली पर्व पर प्रशासन ने पोल्यूशन पर ध्यान नहीं दिया। ताजनगरी आगरा में 4.42 पर पोल्यूशन पारा पहुंच गया है। ताजमहल भी धुंध के साए में छाया नजर आया। आगरा में लगातार जहरीली हवाएं चल रही है। दीपावली पर्व पर जलाए गए पटाखों का नुकसान ताज के शहर आगरा में साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि पॉल्यूशन पारा 4.42 के लगभग आगरा में पहुंच चुका है और आगरा शहर की जो जनता है वो धुंध के साये में जिंदगी बसर कर रही है। प्रशासन ने दीपावली पर्व को लेकर, पटाखों को लेकर जो गाइडलाइन बनाई थी, आम जनता ने खुले तौर पर उसको मानने से इनकार कर दिया है, बल्कि उस गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई हैं। आपको बता दें कि नगर निगम ने जिस तरीके से पॉल्यूशन को लेकर दावे और वादे किए थे, वो भी पूरे तरीके से ताजनगरी आगरा में फेल होते हुए नजर आ रहे हैं और नगर निगम द्वारा इस धुंध को कम करने के कोई प्रयास भी नहीं किए जा रहे हैं। पानी का छिड़काव वगैरह ये सारी चीज़ें अभी नहीं हुई हैं। एनजीटी की बात करें तो ताजनगरी आगरा के अंदर आगरा का ताजमहल जो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, अपने आप में एक मिसाल है, वो भी धुंध के साये में इस वक्त पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि आगरा शहर के अंदर
गाइडलाइन बनाई गई थी कि पटाखों का प्रयोग कम किया जाए या ना किया जाए, लेकिन इस पर आम जनता ने खास तौर पर अमल नहीं किया है। यही वजह रही है कि आगरा शहर के अंदर पॉल्यूशन का पारा बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन ने जो गाइडलाइन बनाई थी उस गाइडलाइन को आम जनता ने जो ठुकराया है, अब जिला प्रशासन किस तरीके से इस पॉल्यूशन के ऊपर कार्य करेगा और आम जो छोटे बच्चे और बुजुर्गों को जो नुकसान हो रहा है इससे जिला प्रशासन कैसे बचा पाएगा। नगर निगम की भी इसमें अहम भूमिका है। नगर निगम को भी अपनी जिम्मेदारी सही से अदा करनी होगी ताकि जो छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको इस पॉल्यूशन के खतरे से, जहरीली हवा से बचा लिया जा सके। लोकमंच न्यूज चैनल के लिए आगरा से राशिद हुसैन। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब कानपुर की। कानपुर में दबंगों के जरिए महिलाओं के साथ सरेआम मारपीट करने का मामला सामने आया। मारपीट का वीडियो हालांकि सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि युवक महिलाओं से हाथापाई कर रहे हैं। तो जिसके बाद पीड़ित महिला ने थाने में पहुंचकर शिकायत भी दर्ज की। पुलिस के जरिए कोई भी एक्शन न लेने पर पीड़ित महिलाएं ने पुलिस की ही कार्यशैली पर सवाल उठाया। ये पूरा मामला आपको हम कानपुर के मंगलपुर थाना क्षेत्र के जरहुली गांव से बता रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। ये पूरा मामला कानपुर का दबंग और मनचले किस तरीके से बेखौफ घूम रहे हैं, तस्वीरों को आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं। महिलाओं के साथ मारपीट की गई है और सबसे बड़ी बात यहाँ ये रही कि पुलिस की ही कार्यशैली पर सवाल उठा है, क्योंकि महिलाओं ने जब इसकी शिकायत पुलिस से दर्ज कराई तो पुलिस ने कोई भी एक्शन लेने से साफ तौर पर मना कर दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल है। सुबह उठी, हम बहन से बात करने लगे। अजयपाल, पड़ोस के अजयपाल पुत्र, उनके पुत्र नज्जुल उर्फ दीपक, वो घर से निकले और एकदम से मेरा मोबाइल छीन लिया और मुझे लाठी डंडों से गाली गलौज करे, मार गिराव, अभद्रता से व्यवहार किया। थाने गए, थाने में मेरी सुनवाई नहीं हुई। उनकी तरफ से मुकदमा लिख दिया, LCR लिख के उनकी मेडिकल हो गया। जब हमने कहा कि चोटें मेरी हैं और उनकी क्या है, तब बड़ी मुश्किल में कही ये सब हटाओ, वो सब हटाओ। उसके बाद में मेरी NCR नहीं लिखी गई, कह दी जाओ मेडिकल कराया जाए। मेरी कहीं सुनवाई नहीं होती है। सुबह फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।